हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कॉन्सेप्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। माइक्रो हाइड्रो सिस्टम को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जब से जोशीमठ की क्राइसिस पिछले एक महीने से लगातार अनफोल्ड हो रही है और इस क्रम में हिमालयन रीजन में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेलेवेंस और वो कितने कारगर हैं, इस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तरह तरह की कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है। उसी के साथ 2 साल पहले जो उत्तराखंड में ग्लेशियर वर्स्ट की घटना हुई थी, उस क्रम में भी जो वहां का ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट था, उसके जो प्रासंगिकता है, उसका रेलेवेंस है और उसकी जो एफिकेसी है, यूटिलिटी है, उस पर भी लोग क्वेश्चन मार्क करने लगे हैं। हाइड्रो पावर बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिससे हम पानी के माध्यम से जो वाटर फ्लो होता है रिवर का, उसके फोर्स के माध्यम से हम टरबाइन को घुमा के जनरेटर के द्वारा बिजली पैदा करते हैं और इस क्रम में किसी भी प्रकार का कोई एमिशन या पोल्यूटेंट नहीं होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉसिल फ्यूल का करते तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं। और ये रिन्यूएबल है क्योंकि इसमें वाटर फ्लो तो इंसेसेंट है, ये लगातार होता रहेगा, ये जल्दी शीघ्र एग्जॉस्ट नहीं होता है। साथ ही चूंकि इसमें किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा, ये चूंकि एमिट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। इसमें डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले डैम से वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एज पर नेसेसिटी रिलीज किया जाता है। इसमें ये रिवर है, रिवर से ये गेटवे है, ये डैम है, बेसिकली ये टोटल डैम है। यहाँ से हम वाटर को रिलीज कर रहे हैं और रिलीज करके यहाँ टरबाइन है, ये टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं इसको घुमाते हैं और ये जनरेटर है। जनरेटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। जनरेटर बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पैदा करता है और उसके बाद इसको ग्रिड के माध्यम से डिजायर्ड प्लेसेस पर भेजते हैं। हिमालय, उसको जो वाटर सोर्स है हिमालय में, वो साउथ एशिया में उसको एक महत्वपूर्ण वाटर सोर्स के रूप में हिमालय को देखा जाता है। अधिकांश कंट्री इस रीजन में है, जिनमें से इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन्होंने या तो हाइडल प्रोजेक्ट को बिल्ड किया है या वो प्लान कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को उसमें बनाने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाइड्रो पावर को एक की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है। काफी सारे हाइडल प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्लानिंग स्टेज में है इंडियन हिमालय रीजन में। हम इंडिया भी उसमें बना रही है। इनमें से सुबनसिरी लोअर हाइडल प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और तिस्ता लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि सिक्किम में है, ये प्रमुख है। नेपाल ने भी आइडेंटिफाई किया है हाइड्रो पावर को एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। नेपाल ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नेपाल में या तो प्लानिंग स्टेज में है या डेवलपमेंट स्टेज में है, जिनमें अरुण 3 और सेती हाइडल प्रोजेक्ट प्रमुख हैं। भूटान में रेवेन्यू जनरेशन का मेन सोर्स के रूप में हाइडल प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाता है और भूटान के सरकार ने तो टारगेट सेट किया है कि जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको एक्सपोर्ट करेगा। किसको? इंडिया को करेगा। और यहाँ पे कई हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें चूखा और ताला हाइडल प्रोजेक्ट प्रमुख हैं। ये बेसिकली हाइडल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसी फ्लो का इस्तेमाल क्रमिक रूप से किया जाएगा। जो इस हिमालय रीजन में जो वाटर सोर्स हैं उसमें पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्फ्लिक्ट किससे किससे है? इन्वायरमेंट से है, कॉन्फ्लिक्ट है जो फ्लोरा एंड फौना है, जो वहां पे उनसे कॉन्फ्लिक्ट जो होगा इस हाइडल प्रोजेक्ट के बनने की वजह से, उस पे काफी कंसर्न है। अब कंसर्न कौन कौन से हैं? तो जो हिमालय रीजन है ऑलरेडी वहां पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, मतलब इकोसिस्टम ऑलरेडी उसमें काफी क्षति हो रखी है, ओवर स्ट्रेस्ड है। और यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा किसको कहेंगे? पेड़ पौधों को। फौना किसको कहेंगे? जीव जंतु को। तो ये ऑलरेडी डाइवर्स रेंज है।
और जो वो एरिया है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है, ओवर ग्रेजिंग होता है और सेवरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है और लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उस पर डिफरेंट वे में डिपेंडेंट है, उनको और हार्म पहुंचता है, जिसकी वजह से ये रीजन ऑलरेडी थ्रेटेंड माना जा रहा है। यहाँ पर जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उससे रिवर फ्लो डिसरप्ट होता है, उसको क्षति रिवर फ्लो को जो नेचुरल फ्लो है इसको हम डिसरप्ट करते हैं, इसको ऑब्स्ट्रक्शन काउज होता है, या तो कोर्स चेंज हो जाता है या फ्लो का जो स्पीड होता है वो कम या ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर टेम्परेचर और उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इन सब कारणों से चूंकि फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वहां पे इरोजन होगा। अगर तेज फ्लो हो रहा है तो जो और प्लस आपने थोड़ा भी कोर्स चेंज किया है तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो इरोजनल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, मतलब कटाव, इरोजन मतलब कटाव, वो बढ़ जाएगा। साथ ही वहां पे चूंकि अगर ज्यादा फोर्स पड़ेगा आसपास के लैंड मास पे वाटर के द्वारा तो लैंडस्लाइड की घटना हो सकती है। और अगर जहां पे आप पानी रोकते हैं तो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो जो पानी के साथ बह के जो है अर्थ आ सकता है, मिट्टी आ सकता है, पत्थर आ सकता है, पेड़ पौधे के टुकड़े आ सकते हैं, और भी कुछ भी चीजें जो आ सकती हैं, उसकी वजह से सेडिमेंटेशन होगा, मतलब जमा हो जाएगा, गाद जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो डेप्थ है, जो रिवर का जो कोर्स का डेप्थ है वो कम जाएगा। उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा कि या तो फ्लडिंग की घटना हो सकती है, इसे फ्लडिंग हो जाएगी। और अगर इसको हम नेविगेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप इसमें नाव चला रहे हैं, स्टीमर चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं, व्हाटसोएवर अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसमें दिक्कत आएगी। माइग्रेशन पैटर्न फिश और जो दूसरे एक्वेटिक स्पेसीज हैं वो भी डिसरप्ट होता है। क्यों अब माइग्रेशन क्यों करते हैं, तो ये देखिए जो एक्वेटिक स्पेसीज है या फिश है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन करते हैं, या रिप्रोडक्शन के साथ साथ अगर फूड के लिए भी माइग्रेशन करते हैं। और जो लोकल वाइल्ड लाइफ है अगर उसका हैबिटेट लॉस हो गया, हैबिटेट लॉस कैसे हो जाएगा, जो डैम बनता है ना तो या तो आसपास का एरिया फ्लडिंग हो जाता है, तो जो लैंड पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनको तो हटना पड़ेगा, तो उनको हटना पड़ेगा तो क्या हो गया, दैट इज हैबिटेट लॉस, या तो फ्लडिंग हो गई या फिर रिवर का आपने कोर्स को डाइवर्ट कर दिया है। जब अगर कोर्स को डाइवर्ट करेंगे तो जिस एरिया में पहले पानी हुआ करता था वह सूखा हो जाएगा, तो वहां पे जो एक्वेटिक स्पेसीज है, फिश है, वो क्या करेंगे, उनको वहां से हैबिटेट लॉस हो गया, तो जिसकी वजह से इनका जो लाइफ है एडवर्सली अफेक्ट होता है। लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है उससे लोकल कम्युनिटी जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, क्योंकि फ्लडिंग हो जाएगी, फ्लडिंग हो जाएगी तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और डिस्प्लेस जब होंगे तो उनसे क्या होगा, उनका लाइवलीहुड अफेक्ट होगा, उनका कल्चरल हेरिटेज, उस कल्चर में वहां पे रह रहे, कल्चर कैसे बनता है, कल्चर सिर्फ व्यक्ति से नहीं बनता है, उस आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो उसको मेजरली अफेक्ट करता है, तो उनका कल्चरल हेरिटेज भी चेंज हो जाएगा। और इस वजह से जो लोकल पॉपुलेशन का ओवरऑल वेलबींग जो है अफेक्ट होता है। जो वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो से ये टरबाइन को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जो इसका जो पावर है, फोर्स है उससे, और यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, इस जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है और फिर ग्रिड के माध्यम से इसको भेजा जाता है। इन सब चीजों को जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रेंट को देखते हुए माइक्रो हाइड्रो सिस्टम को लाया जा रहा है, जिसमें 100 किलोवाट से कम पावर की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाएगी, जो हाइडल सिस्टम का एक स्मॉल रूप है, स्मॉल स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है बेसिकली। इसमें भी रिवर का जो फॉलिंग वाटर है, वाटर फ्लो है, उसके फोर्स का इस्तेमाल टरबाइन को रोटेट करने में किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इस बिजली का इस्तेमाल हम घरों में कर सकते हैं, बिजनेस में कर सकते हैं, स्मॉल कम्युनिटीज को इसको हम दे सकते हैं। ये जो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट है उसकी तुलना में कम एक्सपेंसिव है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। और इसमें इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट कहेंगे कि वातावरण को, जो पर्यावरण को हो, इन्वायरमेंट को कितना एडवर्सली अफेक्ट करता है, तो उनकी तुलना में ये बहुत ही कम अफेक्ट करता है। साथ ही इसको लोकली जो इनएक्सेसिबल एरियाज है वहां पे भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जहां पर अदरवाइज जो मेजर हाइडल प्रोजेक्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, इलेक्ट्रिसिटी भेजना डिफिकल्ट होगा। क्यों,
क्योंकि जो लार्जर पावर स्टेशन दूर होंगे और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोल लगाना है, तार लगाना है, ट्रांसफार्मर लगाना है, तो इन एक्सेसिबल एरियाज में उतनी दूर से तार को खींच करके ले जाना डिफिकल्ट होगा। प्लस बहुत दूर से ले जाने में क्या होता है कि रेजिस्टेंस के कारण ट्रांसमिशन लॉस भी ज्यादा होता है। तो उन एरियाज में लोकली इसको बनाया जा सकता है, जो माइक्रो हाइड्रो सिस्टम को लोकली बनाया जा सकता है। और इसको जो कम्युनिटीज हैं जो ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज में रहते हैं, उनको एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी रिलायबली दिया जा सकता है, जो कि अदरवाइज किसी भी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। माइक्रो हाइड्रो सिस्टम को दो तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, एक है रन ऑफ रिवर और दूसरा स्टोरेज सिस्टम। रन ऑफ रिवर का मतलब हुआ कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसी फोर्स का इस्तेमाल करके हम टरबाइन को घुमाएंगे और जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा की जाएगी। उसी के विपरीत अगर जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें हम रिजर्वा बनाते हैं और अपने आवश्यकता के हिसाब से वाटर को रिक्वायर्ड फोर्स से रिलीज करते हैं और सिमिलरली टरबाइन को घुमाएंगे, जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप डैम कितना हाइट का बना रहे हैं, डैम को कितना एरिया कवर कर रहे हैं, उसके डायमेंशन है, ये सारे एस्पेक्ट हैं, वो मिल करके उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो उस डैम के बनने से उस जगह पे पर्यावरण पे क्या क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई सिस्मिक जोन में है तो अगर आप डैम तो बना देंगे पर आपको भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, तो जो वो बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ, इरोजन हुआ, लैंडस्लाइड हुई, हैबिटेट लॉस हुआ, उसके बाद कई जो फ्लोरा एंड फौना को जो इसकी वजह से रिजल्टेंट लॉस हुआ, ये इम्पैक्ट को हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कहेंगे। वो किस तरह से आप किस प्रकार का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए जो माइक्रो हाइड्रो सिस्टम होता है उसको हम टेलर कर सकते हैं, उसको डिवाइस या कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन हम लोगों को जो उन एरियाज में रहते हैं उनको हम दे सकते हैं। लेकिन माइक्रो हाइड्रो सिस्टम से भी इन्वायरमेंट पर और लोकल कम्युनिटीज पर कुछ एडवर्स प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसी को डिटेल्ड असेसमेंट करनी चाहिए और इस डिटेल्ड असेसमेंट के लिए हमको इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है, जो हम माइक्रो हाइड्रो सिस्टम बना रहे हैं उसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए और उसके बाद ही ऐसे प्रोजेक्ट को अमल में लाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कर सकते हैं। साथ ही लगातार इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।